सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज सेफ्टी ऑडिट? सेफ्टी ऑडिट क्या होता है? ऑडिट जो है कि बहुत जो है ना जनरल टर्म है, ऑडिट वेरी कॉमन टर्म होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑडिट किया जाता है। ऑडिट क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है। कभी कभी क्या होता है, अकाउंट्स का ऑडिट होता है, कभी कभी फाइनेंशियल ऑडिट होता है, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना उसका कोर फंक्शन, कंपनी का फंक्शन कैसे कर रहा है, इसका ऑडिट होता है। इसी तरीके से एक सेफ्टी का भी ऑडिट होता है। ऑडिट सेफ्टी का भी ऑडिट होता है। ऑडिट का मतलब क्या होता है, जो आपके कंपनी में जो काम हो रहा है, जो कंपनी के अंदर जो काम चल रहा है, उसको देखना कि वो किस स्टैंडर्ड का है, वो हमारा किस लेवल का है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग ऑडिट करते हैं। तो सेफ्टी का ऑडिट जो करने का मकसद क्या है, सेफ्टी ऑडिट इसलिए करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारा लूप फॉल्ट है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो लूज पॉइंट है सेफ्टी को लेकर के, उसको फाइंड आउट करना है। अगर हम उस लूज पॉइंट को, अगर उसको कमी को अगर फाइंड आउट नहीं कर पाए हम, तो क्या होगा, वो लूज पॉइंट की वजह से कभी न कभी हमारे कंपनी में एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए टाइम टू टाइम सेफ्टी ऑडिट करवाना जरूरी रहता है। मेन मकसद ये है टू स्टॉप द एक्सीडेंट। जैसे हमारा क्या है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, जीरो एक्सीडेंट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा मिशन है, जीरो एक्सीडेंट, हमारी कंपनी में कोई भी एक्सीडेंट ना हो। तो ये सेफ्टी ऑडिट कराते हैं, इसलिए कराते हैं क्योंकि अगर हम सेफ्टी ऑडिट नहीं कराएं तो हमारा क्या होगा, हम जो खुद से इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हम तो डेली एक्टिविटी कर रहे हैं सेफ्टी को लेकर के, सेफ्टी को, सेफ्टी का जो भी हमारा एक्टिविटीज है, जैसे हो गया इंस्पेक्शन हो गया, सेफ्टी का साइट साइट इंस्पेक्शन हो गया, डेली जो है ना हमारा मीटिंग्स होना हो गया, सेफ्टी का जो है ना ऑब्जर्वेशन करना हो गया, वर्कर का ट्रेनिंग हो गया, सारा एक्टिविटी हम कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी देर इज सो मेनी फैक्टर्स, बहुत सारा फैक्टर्स है जो हमसे छूट सकता है, जो हमसे ड्यू टू इनकॉम्पिटेंसी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग उतने ज्यादा कैपेबल नहीं हो, इसलिए कुछ ना कुछ फैक्टर छूट जाएगा, कुछ ना कुछ हजार्ड बाकी रह जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से आदमी बुला करके जो हाईली कॉम्पिटेंट है, हाईली एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट है, से एक्सपर्ट लोगों को बुला करके ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ऑडिट करवाते हैं। तो इसलिए एक्सपर्ट को बुलाया जाता है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग टीम है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम काम कर रही है, वो सेफ्टी का टीम हो, मैनेजमेंट का टीम हो, वो क्या है, वो काम कर रहे हैं, मगर वो चाहते हैं कि हमसे भी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन आके इस प्लांट का ऑडिट करें। और ये हमारा सेफ्टी ऑडिट कराना एक लीगल रिक्वायरमेंट भी आता है। क्योंकि यह क्या होता है, लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि क्या होता है, ये करवाना सिर्फ अपनी मर्जी का नहीं है या आपके फायदे के लिए नहीं है, बल्कि ये क्या है, लॉ कि कानूनी तौर पे आपको एक बार, साल में एक बार सेफ्टी ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो सेफ्टी ऑडिट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। सेफ्टी ऑडिट कराने से क्या होता है, जो आपका ऑडिट रिपोर्ट आता है, जो आपको ऑडिट रिपोर्ट मिलता है, उससे आपको मालूम चलता है कि कंपनी में सेफ्टी का क्या परफॉर्मेंस है। अगर आप किसी दूसरे कंपनी में जाते हो, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन को नया वर्क के लिए डिमांड करती है, कोई नया क्लाइंट के पास जाती है, हमको जॉब दो, हमको काम दो, आप नहीं जा रहे बल्कि आपकी कंपनी जा रही, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट इस यहाँ कंप्लीट होने वाला है, आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना चाहते हो, तो वो लोग क्या करता है, लास्ट सेफ्टी ऑडिट का रिपोर्ट कहाँ है आपका, वेर इज योर लास्ट सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट। क्यों मांगता है वो, क्योंकि वो देखना चाहता है थर्ड पार्टी ने इसके साइट पे ऑब्जर्वेशन किया, इसका ऑडिट किया, तो उसने क्या रिकमेंडेशन किया, क्या क्या लूप फॉल्ट है इस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो अगर कंपनी के अंदर लूप फॉल्ट ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे, वो आपको वर्क नहीं देगा, वो आपको काम नहीं देगा। तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट, सेफ्टी ऑडिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन रीजन है लीगल रिक्वायरमेंट है। नंबर टू रीजन है कि आपको कंपनी के अंदर जो हिडन हजार्ड है, जो आपको नजर नहीं आता, जो आप फाइंड करने में कैपेबल नहीं हो, वो उसको फाइंड करता है। तीसरा क्या है, आपके लिए न्यू न्यू जो है ना, न्यू प्रोजेक्ट को ग्रैब करने के लिए, न्यू प्रोजेक्ट को निकाल को पाने के लिए, न्यू प्रोजेक्ट जो है ना आपको मिले, इसके लिए आपको क्या करता है, सेफ्टी ऑडिट इंपॉर्टेंट है। और भी ढेर सारा ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी ऑडिट का जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सेफ्टी ऑडिट is a series of activity undertaken to evaluate the safety performance of an organization। अगर एक लाइन के अंदर इसको डिफाइन किया जाए तो सेफ्टी क्या है, सेफ्टी ऑडिट क्या है, यह सीरीज ऑफ एक्टिविटी। ऐसा नहीं कि एक ही काम, सेफ्टी ऑडिट में बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा काम होता है। तो सीरीज ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी का सीरीज है। क्यों करते हैं, इवेल्युएट करने के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस को, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी परफॉर्मेंस कैसा है, इस चीज को पता लगाने के लिए सेफ्टी ऑडिट किया जाता है। पहला रीजन कि सेफ्टी ऑडिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का सेफ्टी परफॉर्मेंस कैसा है, उसको जांचने के लिए सेफ्टी ऑडिट किया जाता है, राइट। तो सेफ्टी ऑडिट क्यों किया जाता है, सेफ्टी ऑडिट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी परफॉर्मेंस कैसा है उस चीज को पता लगाने के लिए। सेफ्टी ऑडिट इट इज द सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू वेरीफाई बोथ सेफ्टी compliances एंड द सिस्टम एंड टू मैनेज द सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीन चीज के अंदर मेन पार्ट है। पहला आती है कि सिस्टमेटिक, हम जो सेफ्टी ऑडिट करते हैं वो ऐसे नहीं जिगजैग वे में नहीं होता, अपनी मर्जी से आज यहाँ इंस्पेक्शन कर लिया, वहाँ इंस्पेक्शन कर लिया, नहीं, बल्कि एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है।
जैसे ओशाज के अकॉर्डिंग अगर सेफ्टी ऑडिट होता है तो ओशाज के कौन सा एक्ट के से, जैसे प्लांट सेफ्टी आता है 14,000, ठीक है। एक होता है ओशा आईएसओ 45,000 होता है, आईएसओ 14,000। तो आईएसओ जो 45,000 होता है, 45,000 वो हमारा हो गया प्लांट एंड सेफ्टी, सेफ्टी से रिलेटेड हो गया। और आईएसओ 14,000 हो गया, अभी इन्वायरमेंटल का हो गया, क्योंकि हमको प्लांट का सेफ्टी इंस्पेक्शन कराना है तो एक एक स्टैंडर्ड को, ओशास के स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। तो जब स्टैंडर्ड बीच में आ जाता है तो क्या होता है, वो सीक्वेंस आ जाता है कि जिगजैग वे, आगे पीछे नहीं करना बल्कि एक ऑर्डर में हमको ऑडिट करना रहता है। इसमें हमारा सबसे पहले आता है कॉम्प्लायंस का ऑडिट कराना। कॉम्प्लायंस क्या होता है, लीगल रिक्वायरमेंट। बताया ना कि हर कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होता है जिसको कंपनी को मानना पड़ता है। गवर्नमेंट कुछ जो है ना लीगल चीज उसके ऊपर डाल देता है। जैसे आप जो है ना कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो कंपनी का जो है लीगल रिक्वायरमेंट क्या चीज के अंदर आता है, फैक्ट्री एक्ट के अंदर आता है। जैसे फैक्ट्री एक्ट बना हुआ है, तो फैक्ट्री एक्ट में अगर लिखा हुआ है कि है ना वर्कर का हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना होगा आपको, वर्कर का हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना होगा कैसे, आपको सेफ्टी ट्रेनिंग देना होगा, प्लस आपको जो है ना सेफ वर्क इन्वायरमेंट देना होगा, ऐसा इन्वायरमेंट देना होगा जहाँ उसके हेल्थ का कोई हजार्ड ना हो। उसके अलावा आपको देखना होगा कि आपको कोई डिफेक्टिव टूल्स इक्विपमेंट नहीं देना है वर्कर को। ठीक है, प्लांट में आपको जो है ना जो वेलफेयर फैसिलिटीज हो गया, जैसे वॉशरूम हो गया कैंटीन हो गया, और वर्कर का रेस्ट शेल्टर हो गया, ये सब चीज को हाइजीन मेंटेन करना होगा। ठीक है, वर्कर का राइट है कि वर्कर को सेफ्टी ट्रेनिंग देना होगा, हर न्यू एम्प्लॉय को इंडक्शन ट्रेनिंग देना होगा, हर आने वाला एम्प्लॉय को जो है ना उसके हजार से अवेयर कराना होगा, अवगत कराना होगा। तो ये सारा चीज लीगल रिक्वायरमेंट है। इसको अगर कंपनी स्किप करता है, छोड़ देता है, किसी एक चीज को भी अगर छोड़ देता है तो फिर क्या हो जाएगा, उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले जो हमारा ऑडिट होता है तो लीगल कॉम्प्लायंस हो, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस का मतलब है जो लीगल रिक्वायरमेंट। कॉम्प्लायंस का मतलब क्या है यहाँ पे, लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सेफ्टी ऑडिट इट इज द सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच है वेरीफाई करने के लिए बहुत एक सेफ्टी का लीगल रिक्वायरमेंट को, यानी कि सेफ्टी कॉम्प्लायंस को, एंड द सिस्टम, और सिस्टम को भी देखना है टू मैनेज द सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो चीज हो गया, एक लीगल रिक्वायरमेंट हो गया और एक सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक सिस्टम डेवलप होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ना सारा चीज काम करता है। जैसे आप देखते हैं आपका कंपनी के अंदर सिस्टम बना हुआ है कि आप जो भी आदमी आता है सबसे पहले सेफ्टी इंडक्शन होता है, ये एक सिस्टम बना हुआ है। उसके बाद जो भी साइट के ऊपर जाएगा, साइट पे जो है सुपरवाइजर उसको ट्रेनिंग देगा। वर्कर जो नया आएगा, नया काम शुरू होगा तो उसका ट्रेनिंग होगा। ठीक है, साइट पे जो है ना डेली जो है ना साइट के ऊपर ऑब्जर्वेशन होगा, डेली साइट पे इंस्पेक्शन होगा। उसके बाद साइट पे जो है ना जो भी काम स्टार्ट होगा उसके लिए वर्क परमिट लेना होगा, परमिट पे ये लोग साइन करेंगे। ये एक सिस्टम जनरेटेड है, ये क्या है, सिस्टम बना हुआ है। एक लीगल कॉम्प्लायंस हो गया और एक सिस्टम हो गया। दोनों का ऑडिट किया जाता है, दोनों का ऑडिट किया जाता है। क्यों लीगल कॉम्प्लायंस को ऑडिट इसलिए किया जाता है, क्योंकि लीगल कॉम्प्लायंस को ऑडिट करने से हमको मालूम चलता है कि कौन कौन सा लीगल कॉम्प्लायंस है, कौन कौन सा लीगल रूल्स है जिसको कंपनी मिस कर दे रही है या उसको छोड़ दे रही है, या फिर जो लीगल रिक्वायरमेंट कंपनी के अंदर ऊपर है वो सब चीज को पूरा कर रही है कि नहीं, कि आधा कर रही है आधा नहीं कर रही है, ये मालूम चलता है लीगल कॉम्प्लायंस का ऑडिट करने से। दूसरा आता है कि जो हमारा सिस्टम है, जो कंपनी के अंदर जो वर्क सिस्टम है, सेफ्टी का जो वर्किंग सिस्टम है, उस सिस्टम को पूरा चेक करती है कि यानी ये सारा चीज सिस्टम में सिस्टमेटिक हो रहा है कि नहीं, या खाली रिटर्न है या फंक्शनल नहीं है। रिटर्न और फंक्शनल में क्या होता है कि एक चीज लिखा हुआ है कि जो पॉलिसी है, पॉलिसी में सारी चीज मेंशन है, मगर ग्राउंड पे उसका कोई रियलिटी नहीं है, ग्राउंड पे वो सारा चीज होता नहीं है, खाली वो डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेड है, खाली लिखा हुआ है। तो सेफ्टी जो ऑडिट होगा वो चेक करेगा कि आपने लास्ट टाइम कब ट्रेनिंग करवाया था वर्कर का, सबका ट्रेनिंग हुआ कि नहीं हुआ। अगर किसी को कन्फाइंस में जाना है तो कन्फाइंस में एंट्री की ट्रेनिंग कब करवाया, वर्क एट हाइट की ट्रेनिंग कब करवाया। इस तरीके से सारा आपको डॉक्यूमेंटेड करना होगा। जब भी आपको एक्टिविटी सेफ्टी के अंदर होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी का काम करता है तो उसको रिटेन रखना होगा प्रूफ के तौर पे। जब ऑडिट वाला आएगा तो वो मांगेगा ये सारा चीज कि हमको ऑडिट आया, ऑडिट वाला आया तो वो डिमांड करेगा, बोलेगा हमको ये दो, आपने लास्ट टाइम ये ट्रेनिंग का करवाया था, इसका प्रूफ क्या है। तो आपके पास वो क्या होगा, ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंटेड होगा, आपका पास रिटन होगा, सबका सिग्नेचर्स होगा कि इन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड किया है, इससे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इस तरह के से दो तरह के फंक्शन को ऑडिट किया जाता है। पहला फंक्शन हो गया कॉम्प्लायंस को, यानी लीगल लॉ का। दूसरा सिस्टम क्या हो गया, दूसरा चीज कंपनी के वर्किंग सिस्टम को ऑडिट किया जाता है। तो ये दोनों हमारा सेफ्टी ऑडिट में होता है। मकसद क्या है, लूप फॉल्ट को निकालना, क्या हमारा कमी रह गया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, क्या ऐसा हजार्ड है जो मिस हो गया, ये सारा चीज को फाइंड करने के लिए, और स्टैंडर्ड को वेरीफाई करने के लिए कि हमारी कंपनी में जो स्टैंडर्ड है, जैसे हम कोई कंपनी क्या करता है, बोलता है कि हम ओसाज के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कराते हैं, तो वो स्टैंडर्ड वो मेंटेन होता है कि नहीं, कि फॉलो होता है कि नहीं, ये सारे चीज के लिए किया जाता है। दूसरा दूसरा रीजन क्या है, द सेफ्टी ऑडिट इट इज इंटेंडेड to identify plant condition and operation procedure
दैट कुड लीड टू एन एक्सीडेंट और सिग्निफिकेंट लॉस इन लाइफ और इन प्रॉपर्टीज। ये दूसरा रीजन क्या है, आइडेंटिफाई करना। सेफ्टी इट इज इंटेंडेड, यानी कि इसका मकसद क्या है, इंटेंशन होता है ना कि आदमी का एक इंटेंशन, इसी से वर्ड बना हुआ इंटेंडेड। इंटेंडेड क्या इसका मकसद है, आइडेंटिफाई करना, पहचानना का प्लांट कंडीशन को और ऑपरेशन प्रोसीजर को। प्लांट कंडीशन का और ऑपरेटिंग प्रोसीजर का। प्लांट कंडीशन क्या होता है, आप जैसे प्लांट के अंदर जैसे जाते हो आपको प्लांट का कंडीशन दिख जाता है कि प्लांट बहुत जो है ना बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक है, ऑर्गेनाइज है, सिस्टमेटिक है, यानी कि हर चीज को सही जगह पे रखा हुआ है। पासेज जो आने आने का पासेज वे है वो ब्लॉक नहीं किया गया है। उसके बाद जो भी मैशनरी है वो अपनी जगह पे है, जो भी काम हो रहा है उसको प्रॉपरली बैरिकेड किया गया है। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको सही जगह रखा गया है। प्लांट का जो ना है, प्लांट का जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, डस्टी इन्वायरमेंट नहीं है। और हमेशा उसको नीट, जो वर्किंग एरिया उसको स्वाइपिंग किया जाता है, हमेशा झाड़ू मार करके क्लीनिंग किया जाता है। तो आपको प्लांट का कंडीशन आपको easily समझ में आ जाएगा, जैसा आप एंटर करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा प्लांट का कंडीशन क्या है। जैसे टाटा स्टील के अंदर जाओगे आपको तो प्लांट बहुत नीट एंड क्लीन मिलेगा। इसी तरह अब्रॉड चले जाओगे, अब्रॉड में कोई कंपनी में काम करोगे तो आपको प्लांट और ज्यादा नीट एंड क्लीन मिलेगा। इवन हमारा जो है ना, हमारे इंडिया में जितने रोड्स हो गए, जब जितने हमारे घर हो गए, जितने उतना क्लीन नहीं होता जितना उनका प्लांट क्लीन होता है अब्रॉड में। जैसे हम लोग बाहर कंपनी में काम किए हैं तो प्लांट एकदम नीट एंड क्लीन था, एवरीथिंग जो है ना एकदम बिल्कुल क्लीन, ऐसा लगा कि वॉश किया हुआ है, एवरीथिंग लग रहा वॉश किया हुआ, धुला धुला हुआ है। एक एक जो है ना, एक वेस्ट मटेरियल आपको रोड पे नजर नहीं आएगा, एक जो है ना, एक कोई प्लास्टिक का छोटा चीज बाहर फेंका हुआ नहीं मिलेगा। एवरीथिंग शुड बी, प्लांट इज फ्री फ्रॉम वेस्टेज। प्लांट क्या है, किसी किस्म का वेस्टेज से टोटली फ्री है। और उसको जो है ना डंप करने की एक प्रॉपर जगह है जहाँ पे रखा गया। तो प्लांट कंडीशन भी ऑडिट किया जाता है, क्योंकि प्लांट कंडीशन अगर आपका से अच्छा नहीं है, प्लांट कंडीशन अच्छा नहीं है, तो आप क्या होगा, आपका वर्किंग कंडीशन भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए प्लांट का कंडीशन को चेक करते हैं और ऑपरेटिंग प्रोसीजर को चेक करते हैं। ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या होता है, काम करने का जो प्रोसीजर है, वर्किंग प्रोसीजर जो है जिसको बोलते हैं वर्किंग प्रोसीजर, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो सारा चीज को चेक किया जाता है। अगर वर्किंग प्रोसीजर सही नहीं रहा, जैसे हम लोग बता रहे हैं, कहीं पे हम देखते हैं कभी सेफ्टी वाला गया साइट पे, क्या चेक करता है जाकर के, ऑपरेटिंग प्रोसीजर को चेक करता है कि कैसे ये काम कर रहा, कैसे ये काम कर रहा। हम देख रहे हैं वहां पे जो है ना कोई सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा, आप सेफ्टी के सारे नॉर्म्स को वायलेट किया जा रहा है, सेफ्टी के जितने तरीके हैं सबको तोड़ करके अपनी मर्जी से काम किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये एक्सीडेंट इसकी वजह से होगा। तो ऑडिट करने का मकसद ये भी होता है कि प्लांट की कंडीशन को देखना, और जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो भी काम हो रहा, मान लो कोई वर्क एट हाइट हो रहा, कहीं पे एक्सकवेशन काम हो रहा, खुदाई का काम हो रहा, तो एक्सकवेशन में जो सेफ्टी उसको पूरा फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। कहीं पे हमारा जो है ना स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा, तो स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में जो सेफ्टी को फॉलो होना चाहिए, जो फॉलो करना चाहिए, वो सारा फॉलो हो रहा है कि नहीं। कहीं पे क्लीनिंग का काम हो रहा है, कहीं पे जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, कहीं पे हाउस कीपिंग हो रहा है, कहीं पे जो है ना ये सारा चीज में जो भी ऑपरेशन हो रहा है, कहीं पे जो है ना कन्वेयर बेल्ट रन कर रहा है, कहीं पे मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कहीं पे वेल्डिंग हो रहा है, कहीं पे हॉट वर्क हो रहा है। सारा एक्टिविटी में क्या करेगा वो, जा करके साइट पे जाके चेक करेगा कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी अडॉप्ट किया जा रहा है, जो काम करने का तरीका है वो सही है कि नहीं। वर्कर को देखेगा कि वर्कर ट्रेंड है कि नहीं, वर्कर के काम शैली से मालूम चल जाएगा, वर्कर के काम शैली से मालूम चल जाएगा कि वर्कर स्किल्ड है कि नहीं। ठीक है, हम थोड़ा पॉज कर दे रहे हैं, कॉल आ रहा है। Safety audit. The types of safety audit. The safety audit are generally two types. There are two types of safety audit. दो ही टाइप होता है सेफ्टी ऑडिट का। पहला टाइप होता है एक एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट, दूसरा होता है इंटरनल सेफ्टी ऑडिट। दोनों वर्ड बहुत क्लियर है, एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब अंदर। तो एक्सटर्नल जो सेफ्टी ऑडिट होगा वो एक्सटर्नल मतलब बाहर से आएंगे ऑडिटर, ऑडिटर विल कम फ्रॉम आउटसाइड। एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट, दीज आर कंडक्टेड बाय थर्ड पार्टी, एग्जांपल कंसल्टेंट। कौन कंडक्ट करता है, ये थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब बाहर वाला, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी क्या हो गया, फर्स्ट पार्टी वो क्लाइंट हो गया जिसका प्लांट है। जैसे अब टाटा स्टील क्या है, टाटा स्टील क्या है, टाटा कंपनी का प्लांट है। उसके अंदर एक मान लो XYZ एक कंपनी है, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो वहां पे काम कर रही है। तो कॉन्ट्रैक्टर सेकंड पार्टी हो गया और टाटा स्टील थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी हो गया। इसी तरीके से एक थर्ड पार्टी होगा, जो भी एक कंपनी होगा ऑडिट का, कंसल्टिंग कंपनी जो सिर्फ ऑडिट करती है, उसके पास ऑडिटर का एक्सपर्ट टीम रहता है। वहां से ऑडिटर को बुलाया जाता है, वो जो है ना टाटा स्टील उसको हायर करेगा और अपने साइट पे क्या करेगा, वो ऑडिट करवाएगा। तो जो एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट होता है
are conducted by third party example consultant. They are very very experienced people. वो लोग क्या बहुत experienced people होता है, highly qualified लोग होता है, they are very highly qualified होगा, and they are expert of safety. सेफ्टी में वो लोग एक्सपर्ट होता है। क्यों एक्सपर्ट होता है? क्योंकि सेफ्टी में बहुत हायर क्वालिफिकेशन होता है उनका। जैसे अभी हम लोग सेफ्टी का डिप्लोमा पढ़ रहे हैं, तो डिप्लोमा क्या है? ये बेसिक क्वालिफिकेशन हो गया। इसके बाद निवोश करोगे तो निवोश में लेवल 3 होता है, आप लेवल 3 में चले जाओगे। उसके बाद होता है आईडीप होता है, जो निवोश का डिप्लोमा हो गया। फिर उसके बाद ओयास ओशाट होता है, आईओस होता है, ये सारा क्वालिफिकेशन होता है जो थर्ड, जो लेवल 3 4 5 में होता है। उसी तरफ जो है ना, आईडीप किया तो लेवल 6 में चला गया। उसके बाद होता है ये सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल, सीएसपी होता है, एसीपी होता है। इस तरह का अलग अलग क्वालिफिकेशन है जो सबसे ऑडिटर लेवल के लिए है। अगर कोई ऑडिटर बनना चाहता है, हाई लेवल ऑफ सेफ्टी के सबसे सीनियर पोजीशन पे जाना चाहता है, तो उसको वहां तक जाना होगा उस क्वालिफिकेशन। तो वो कंसल्टेंट जो होते हैं वो बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बल्कि सबसे फाइनल डिग्री तक पहुंचे हुए रहते हैं वो लोग, ऑडिटर के ऑडिटिंग का कोर्स किए हुए रहते हैं। तो एक होता है लीड ऑडिटिंग का कोर्स, कि जिसका काम रहेगा प्लांट में जा जा करके ऑडिट करना। वो लीड ऑडिटर का क्या होता है? जैसे आईएसओ 14001, ये लीड ऑडिटिंग का कोर्स है। जो ऑडिटर लोग करता है, उसमें क्या सिखाया जाता है? उसमें सिखाया जाता है कि प्लांट का ऑडिट कैसे करते हैं। एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, जैसे कोई ओशाद का स्टैंडर्ड है, आईएसओ का स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ऑडिट होता है। एक होता है प्लांट सेफ्टी ऑडिट होता है, दूसरा होता है इन्वायरमेंटल ऑडिट होता है, 45001 हो गया, आईएसओ 45000। इसी तरह से आईएसओ जहाँ 12000 होता है। इस तरह से अलग अलग क्या हो गया, ऑडिट के अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं लीड ऑडिटर। तो ये ऑडिटर जो होता है, जो हाईली क्वालिफाइड होता है, एक्सपीरियंस होता है, ये ऑडिट करने में जो है एक्सपर्ट होता है, इन लोगों को हायर किया जाता है। ये लोग होते हैं एक्सटर्नल, ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, ना क्लाइंट का एम्प्लॉय है, दे आर इंडिविजुअल बॉडी, वो अलग इंडिविजुअल कंपनी है, सेपरेट अलग कंपनी है, इसीलिए इसको बोला जाता है थर्ड पार्टी, ठीक है। दूसरा होता है इंटरनल सेफ्टी ऑडिट। इंटरनल मतलब समझ में आया कि कंपनी के अंदर के लोग ही इसको क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। तो इंटरनल सेफ्टी ऑडिट में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज करते हैं कि डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं, कि इस डिपार्टमेंट का ऑडिट अलग दूसरे डिपार्टमेंट वाला करेगा, और दूसरे डिपार्टमेंट का ऑडिट पहले डिपार्टमेंट वाला करेगा। जैसे हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में जो है ना, जब ट्यूशन वगैरह कहीं पढ़ते थे तो टीचर लोग क्या करता था, एग्जाम ले लिया और क्वेश्चन को आंसर को क्या करता है, इंटरचेंज कर दिया, कि इसका पेपर तुम चेक करेगा और इसका पेपर तुम चेक करेगा। यानी कि स्टूडेंट वही है, एक ही इंस्टीट्यूट का, एक ही ट्यूशन का स्टूडेंट है, मगर आंसर शीट क्या होगा, एक्सचेंज कर दिया कि इसका आंसर तुम चेक करो। क्यों ऐसा कर दिया? क्योंकि अगर अपने से अगर वो चेक करेगा, अगर कोई स्टूडेंट खुद से अपना आंसर चेक करेगा तो अपने को ज्यादा मार्क्स दे देगा, अपने को जो है ना क्या करेगा, अपने को ज्यादा मार्क्स देगा, तो रियल इवेल्युएशन नहीं हो पाएगा, सही सही जांच नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करता है, दूसरा को दे देता है, इसका कॉपी तुम चेक करो, उसका कॉपी तुम चेक करो, तुम्हारा कॉपी वो चेक करेगा। ऐसे ट्यूशन में होता था। तो इंटरनल सेफ्टी ऑडिट जो होता है, इसीलिए ऐसे ही किया जाता है कि अपना एक डिपार्टमेंट वाला, इस डिपार्टमेंट का जो ऑडिट है वो दूसरा डिपार्टमेंट वाला करेगा, दूसरा डिपार्टमेंट का ऑडिट तीसरा डिपार्टमेंट वाला करेगा, तीसरा डिपार्टमेंट का ऑडिट पहला डिपार्टमेंट वाला करेगा। इस तरह डिपार्टमेंटल वाइज क्या होगा, इंटरचेंज हो जाता है। इट इज डन बाय सेल्फ और बाय द कंपनी पीपुल, या तो खुद से किया जाएगा या फिर कंपनी पीपुल फ्रॉम अदर यूनिट, अदर यूनिट से जो लोग हो गए उसमें डिपार्टमेंट करेंगे। जैसे आप कोई भी बड़ा प्लांट देखोगे, प्लांट के अंदर, प्लांट क्या होता है, प्लांट यूनिट में डिवाइडेड होता है। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 30 40, किसी किसी कंपनी के अंदर 200 यूनिट होता है, किसी किसी यूनिट में कंपनी के अंदर 500 यूनिट भी होता है। रिलायंस के अंदर जाओगे तो खुद 300 400 यूनिट मिलेगा आपको, टाटा स्टील के अंदर जाओगे तो उसी में आपको 30 40 यूनिट मिलेगा, 30 40 यूनिट। ये सारा चीज यूनिट वाइज डिवाइड किया जाता है प्लांट को, फ्लाइट। और हर यूनिट का जो है ना अलग अलग टीम बनाया था, कि इस यूनिट में ये इंजीनियर है, यहाँ का ये सुपरवाइजर, इस यूनिट का ये मैनेजर है, यहाँ का ये इंचार्ज है, ये इस तरह का अलग अलग यूनिट का अलग अलग बनाया था। और वो यूनिट जो होता है वो उस यूनिट का वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो टीम बनाया जाएगा वो। तो इस यूनिट का टीम जो है ना अगले यूनिट का जो है ना दूसरे यूनिट का ऑडिट करेगा, और दूसरे यूनिट का जो टीम होगा ये पहले यूनिट का ऑडिट करेगा। इसी को बोलते हैं इंटरनल सेफ्टी ऑडिट। तो ऑडिट का क्या होता है, आप पढ़ने वाले हैं ऑडिट का, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट करने का मकसद क्या है, क्या रीजन ऑडिट करने का। ये है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट आर एज बिलो। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट करने का ये सारा ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट करने का, वेरीफाई द कॉम्प्लायंसेस विथ एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। जो हमारा कॉम्प्लायंस है, जो आपको बहुत पता है आपको, रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन होता है, इंटरनल पॉलिसीज हो गया, इंडस्ट्री वाइज स्टैंडर्ड हो गया, ये सारा चीज कॉम्प्लायंस में आता है, ठीक है। उसको वेरीफाई करना, जो हमारा उसको वेरीफाई करना है कि वो स्टैंडर्ड है कि नहीं। स्टैंडर्ड मतलब क्या है, कि वो सही लेवल का है कि नहीं।
मतलब सही है कि नहीं वो चीज, सही स्टैंडर्ड है कि नहीं। जैसे मानते हैं, मैं आपको बता रहे हैं, आपका एग्जांपल दे करके, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक्सकवेशन हो रहा है, ठीक है, उस कंपनी में सिविल का कोई कंपनी है, उसमें सबसे पहले क्या काम चलेगा, एक्सकवेशन का काम चलेगा। तो एक्सकवेशन में वो लोग क्या फॉलो करेगा, जो ऑडिट वाला होगा वो फाइंड करेगा कि एक्सकवेशन जब ये करता है तो लोग सेफ्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता है, इसके पास जो है ना जो भी वर्कर है उस सबको प्रॉपर पीपीई दिया हुआ है कि नहीं है, साइट को बैरिकेड किया गया है कि नहीं, एक्सकवेशन जहाँ पे हो रहा वो जो है ना वो सही सही प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, एक्सकवेशन को जो जो मेथड है उसके उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या अपने मर्जी से जिगजैग वे में काम कर रहा। उसके बाद जो देखेगा जो मशीन यूज कर रहा है, जेसीबी जो भी यूज कर रहा, वो सले वो क्या है, वो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड है कि नहीं। इस तरह से वो लोग क्या करता है, जो स्टैंडर्ड होता है उसको चेक करता है कि वो एज पर द स्टैंडर्ड है कि नहीं, या कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। जैसे होता है ना कि एक आदमी बोलता है हम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, एक आदमी जो है ना एक हाईली क्वालिफाइड है, समझे, अच्छा इंजीनियर है, तो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, अपना रहने का, खाने का, वेयर कपड़े का, पहनने का, ये सारा चीज का वो स्टैंडर्ड होता है। और एक आदमी जो जो कम कमाने वाला है, उसका उसका स्टैंडर्ड नहीं होता कुछ। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना अर्निंग ही नहीं है कि वो स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके। अच्छा कपड़ा कहाँ से पहनेगा जब अर्निंग नहीं है, पैसे ही नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडर्ड मेंटेन करने का मतलब ये है कि जो रूल रेगुलेशन है उसको सही सही फॉलो करना, ठीक है। उसमें रेटिंग दिया जाता है, ये जो है ना ये वन स्टार रेटिंग, टू स्टार रेटिंग, थ्री स्टार रेटिंग, फोर स्टार रेटिंग, फाइव स्टार रेटिंग का जो सबसे बेस्ट होता है उसको फाइव स्टार रेटिंग दिया जाता है स्टैंडर्ड में। और जो उससे कम होता है उसको रेस्पेक्टिवली कम दिया जाता है। जैसे कोई कंपनी में देखा कि ये लोग काम तो कर रहा है मगर उस लेवल का नहीं कर रहे, तो इसको स्टार रेटिंग कम दिया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना आता है। ये ऑडिट का यही मकसद है कि कॉम्प्लायंस को वेरीफाई करना, जो कॉम्प्लायंस वगैरह है वो देख रहा है कि जो कंपनी के अंदर स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है वो किस लेवल का है। टू वेरीफाई द कॉम्प्लायंस विद स्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या हो गया, वही कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी के अंदर जो सेफ्टी को रिलेटेड काम हो रहा है, जो अवेयरनेस है, जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, एक्सेस द गुड मैनेजमेंट पॉलिसीज। एक्सेस गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होता है, मैनेजमेंट को ऑडिट करना क्यों जरूरी है। देखो, एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ मैनेजमेंट, हर चीज मैनेजमेंट के हाथ में है। मैनेजमेंट इज द ऑनर ऑफ दैट। मैनेजमेंट क्या है, उसका ऑनर है, उसका मालिक है। अगर मैनेजमेंट चीज को अगर फॉलो करता है, मैनेजमेंट चीज को इम्प्लीमेंट करता है तो इम्प्लीमेंट होगा। अगर मैनेजमेंट उसको डिनाई कर देता है, मना मना कर देता है, प्रायोरिटी नहीं देता है, इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तो फिर क्या होगा, फिर वो चीज इंप्लीमेंट होने वाला नहीं है। क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ में होता है, फंड एलोकेट करना मैनेजमेंट के हाथ में है। अगर कोई काम करना चाहता है आदमी कोई भी, तो उसके लिए जो फंड चाहिए कौन रेज करेगा, मैनेजमेंट वाला देगा वो। तो मैनेजमेंट के हाथ में है सारा चीज। तो मैनेजमेंट उसको लेकर के सीरियस है कि नहीं, तो इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग चेक करते हैं कि गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट सेफ्टी को लेकर के कितना अवेयर है, मैनेजमेंट फंक्शन कैसे काम कर रही है, जो मैनेजमेंट में जो सीनियर पर्सन है, जूनियर पर्सन है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, सेफ्टी से रिलेटेड जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं। ये सारा चीज हम लोग क्या करते हैं, इस पे मैनेज करते हैं। तीसरा आता है एक्सेस द एबिलिटी ऑफ सिस्टम। एक्सेस द एबिलिटी ऑफ सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है लगा हुआ काम करने के लिए। आप एग्जांपल का देख लो, आपका जो है ना कोई सिस्टम है, जैसे आपका, आप जो है ना घर में वाटर को हर जगह पहुंचाने के लिए आपके घर में तो क्या करता है, एक पंप लगा के रखे हो। तो पंप क्या होगा, पंप का एबिलिटी इतना है कि वो सब जगह वाटर पहुंचा सके। तो ये क्या हो गया, एबिलिटी ऑफ पंप हो गया। जो वाटर पंप आपके घर में है, जिसको हम लोग बोलते हैं गाँव में टूलू पंप बोलते हैं, ठीक है, मोटर्स होता है उसके अंदर। तो ये क्या होता है, एबिलिटी ऑफ पंप, एबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसी तरह प्लांट के अंदर एक सिस्टम है, उसका क्या क्या एबिलिटी है। सिस्टम मतलब क्या है, काम करने के जो है ना, काम करने का जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे सिस्टम। काम करने का जो प्रोसेस बना हुआ है कंपनी के अंदर उसको बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम का एबिलिटी क्या है, वो सिस्टम किस लेवल का है, वो सिस्टम सही है या गलत सिस्टम। कंपनी के अंदर हो सकता है कि जो सिस्टम बनाया हुआ हो वो सिस्टम बहुत अच्छा नहीं हो, वो सिस्टम ही खराब है। जब सिस्टम खराब है तो फिर परफॉर्मेंस अच्छा कैसे होगा, एकदम बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाना जरूरी है। इसलिए आप जाओगे गल्फ कंट्री में, जाओगे तो गल्फ में हर कंपनी का अपना अपना वर्क मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है, जिसको बोलते हैं वर्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो वर्क को कैसे मैनेज किया जाए, वो सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा, उससे हट करके काम नहीं करना होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में, समझो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इलेक्ट्रिकल को लेकर के एक सिस्टम बना हुआ है, लॉकआउट एंड टैग आउट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल को लेकर के जब कभी इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस का काम होगा कहीं पे भी, तो क्या करना होगा, सबसे पहले लॉक आउट करना होगा, टैग आउट करना होगा, पावर कट करना होगा। सबसे पहले पॉजिटिव आइसोलेशन करना होगा, यानी कि आपको काम मेंटेनेंस का काम स्टार्ट करने से पहले पावर कट करना होगा। सबसे पहले पावर कट करने के बाद जहां हम पावर कट करते हैं वहां पे लॉक लगाना होगा, ताकि दूसरा कोई जो है ना पावर ऑन ना कर दे।
ठीक है। तो पावर को ऑन ना कर दे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉकिंग सिस्टम लगाएंगे, और वो लॉक लगा करके फिर उसको टैग आउट करेंगे, उसके ऊपर टैग भी मारेंगे कि नॉट टू ओपन, ओपन नहीं किया जा सकता इसको, या अनऑथराइज्ड एक्सेस नॉट अलाउड, यानी कि जो आदमी इसको, जिसको राइट नहीं है इसको खोलने का, जो लगाया है वही खोलेगा, दूसरा आदमी को खोलने का राइट नहीं है। इसी तरह मशीन के ऊपर भी लगता है, कहीं के लाइंस के ऊपर लगता है। जैसे क्या होगा, जैसे बहुत सारे जो है ना हमारे कंपनी के अंदर जो है वो काम होता है कि बहुत सारा लाइन है, ठीक है, लाइन मतलब क्या हो गया, मोटा मोटा पाइपलाइन है, जिससे हमारा क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, कहीं पे हमारा गैस का फ्लो हो रहा है, कहीं पे हमारा जो है लिक्विड फ्लो हो रहा है, कहीं वेपर हो गया, कहीं स्टीम हो गया, ये सारा हमारा गैस पाइपलाइन हो गया। उस पाइपलाइन में हर जगह क्या रहता है, हर जगह जो है ना उसके अंदर लगा हो रहता है हमारा, जैसे वो उसको बोलते हैं लॉक, बंद करने का रहता है जिसको बोलते वाल्व, सॉरी उसको बोलते हैं वाल्व, वाल्व लगा हुआ है जिसको हम बंद करते हैं। जैसे हमारे घर में भी वाल्व होता है ना, जिसको नल को बंद करने के लिए वाल्व, हर जगह वाल्व लगा हुआ है। तो वाल्व के साथ भी वहां पे क्या है, लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है। अगर कोई आदमी उसको वाल्व को बंद कर देता है तो दूसरा पर्सन अलाउड नहीं होगा जो आकर के ओपन कर सके। तो ये क्या हो गया, एक सिस्टम बना हुआ है कि जो आदमी बंद करेगा वही आदमी ओपन करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि क्या वर्क हो रहा, उसके परमिशन के बगैर काम नहीं होगा। तो इस तरीके से हर डिपार्टमेंट में हर एक्टिविटी का अलग अलग क्या है, सिस्टम प्रोसीजर बना होता है। तो वो जाकर के वो चेक करता है कि ये सिस्टम सही है या गलत है। जैसे अगर हम बता दें लॉकआउट टैग आउट का जो प्रोसीजर इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में, तो बहुत अच्छा प्रोसीजर है। अगर इस प्रोसीजर को फॉलो कर नहीं करता, कोई दूसरा प्रोसीजर बनाता है, तो कंपनी क्या करेगी, उसको बोलेगी ये सिस्टम आपका सही नहीं है, इस सिस्टम को बदलो, आप लॉकआउट और टैग आउट वाला प्रोसीजर को अपनाओ। ठीक है, आपका यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए। कोई भी अनऑथराइज आदमी, कोई भी आदमी आकर के यहाँ ओपन कर दिया, तो एक आदमी मेंटेनेंस का काम कर रहा है, कोई जाकर के गलती से ओपन कर दिया, तो उसका एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। इसलिए आप जो है ना स्टैंडर्ड चीज को लाओ। इस तरीके से कंपनी के अंदर काम करने का बहुत सारे स्टैंडर्ड होता है। आगे जब पढ़ोगे आप, यूनिट 3 पढ़ोगे, यूनिट 4 पढ़ोगे, तो आपको जो है ना वो सारा स्टैंडर्ड मालूम होगा कि हमारा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का क्या सेफ्टी है, एक्सकवेशन का क्या सेफ्टी है, वर्क एट हाइट का क्या सेफ्टी है। ये सारा चीज एक सिस्टम है, उसका सिस्टम बना हुआ, वो सिस्टम को आगे जानोगे। अभी क्या हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, उसका मकसद पढ़ रहे हैं। तो एक्सेस द एबिलिटी ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम के एबिलिटी को भी एक्सेस करता है। एक्सेस करना मतलब क्या होना, उसको जांच पड़ताल करना। एक्सेस करना मतलब क्या हो गया, उसको जाने के जा करके उसको चेक करना, जांच पड़ताल करना, ये यहाँ पे एक्सेस का मीनिंग है। नेक्स्ट आता है एक्सेस द रिस्क फ्रॉम अनरेगुलेटेड मटेरियल एंड प्रैक्टिसेस। उसके बाद इसका काम रहता है कि रिस्क को भी इवेलुएट करना है। रिस्क को भी, रिस्क क्या क्या है उस कंपनी के अंदर, उस कंपनी के जो काम हो रहा है, जो उस कंपनी में जो मटेरियल यूज किया जा रहा है, जो काम, जो वर्क प्रोग्रेस है, उसमें क्या क्या हजार्ड है, क्या क्या रिस्क उसके अंदर छिपा हुआ, सारा उसको फाइंड करना, ये भी ऑडिट का मकसद होता है। तो ऑडिट देखो एक तरह से स्टार्ट किया ऑडिट, ऑडिट में सिर्फ एक काम नहीं है, ऑडिट में ढेर सारा काम हो गया। इसलिए बोलते हैं इसी ना ऑब्जेक्टिव क्या है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, इसलिए इसको बोलता है सीरीज ऑफ एक्टिविटी। एक काम नहीं होता ऑडिट में, इसलिए ऑडिट एक दिन में भी नहीं होता है। जो ऑडिट होता है उसमें काफी टाइम लगता है, कभी कभी ऑडिट में 7 डेज लग जाएंगे, किसी 5 डेज लग जाएंगे, किसी में 3 डेज लगेंगे, एज पर द, और कितना ऑडिट करना है, डिपार्टमेंटल ऑडिट है, पूरा प्लांट का ऑडिट एक बार नहीं होता, क्योंकि प्लांट इज वेरी बिग थिंग्स, प्लांट प्लांट क्या बहुत बिग थिंग होता है। एक एक डिपार्टमेंटल वाइज क्या ऑडिट होता है। ठीक है, तो एक्सेस द रिस्क, रिस्क को फाइंड करना है, हजार्ड को फाइंड करना है, समझे, इसके लिए भी ऑडिट होता है। उसके बाद आता है मेकिंग स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर करेक्टिव एक्शंस। अब ऑडिट करने के बाद क्या काम करेगा, हमने ऑडिट कर लिया, ऑडिट करने के बाद हमको लूज फॉल्ट मिलेगा, क्या क्या हमारा कंपनी के अंदर कमी है, क्या क्या हमारा फॉल्ट है, कौन कौन सा चीज होना चाहिए, ये सारा चीज उसको मिलेगा। तो उसको के मिलने के बाद क्या करेगा, उसको रिकमेंड करेगा। रिकमेंड, रिकमेंड मतलब क्या होगा, आपको क्या करेक्टिव एक्शन लेना है, अब इस चीज को ठीक करने के लिए क्या चीज करना है आपको, इसको बोलते हैं रिकमेंडेशन फॉर करेक्टिव एक्शन। कि क्या आपकी कंपनी में कमी है, आपको क्या चीज करना है, इसको बोलता है रिकमेंडेशन फॉर करेक्टिव एक्शन। तो ये आपका क्या करेगा, वो सुझाव देगा आपको कि आपको ये सारा चीज करना है। जैसे आपने देखा कंपनी के अंदर गया, वो देखा कि पाइपलाइन में कुछ मिस्टेक है, तो बताया गया पाइपलाइन जो है ना आपका सही कराना होगा, पाइपलाइन के अंदर कोई फॉल्ट है, डिजाइन में कोई फॉल्ट है, तो डिजाइन को ही बताएगा आपको, ये डिजाइन चेंज करना होगा, ये डिजाइन सुटेबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ऑडिट का मकसद क्या होता है, वेरी वाइड होता है, बहुत बड़ा होता है ऑडिट का मकसद, और बहुत कॉम्पिटेंट लोग इसको ऑडिट करते हैं। एक सीनियर सिंगल पर्सन ऑडिट नहीं करता, ऑडिट की टीम होती है, काफी लोग मिलकर ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑडिट का। ठीक है, तो ये ऑडिट का आपका हो गया, हम आपको अनम्यूट कर दे रहे हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। राइट, सो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं
बेसिक स्टेप्स इन कंडक्टिंग सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट करने में कौन कौन सा बेसिक स्टेप्स इसको फॉलो करना रहता है, ठीक है। सबसे पहले आता है बेसिक स्टेप्स में रिक्वेस्ट बाय मैनेजमेंट, राइट। ऐसे नहीं कि जाकर के कभी भी जो है ना रेड मार दिए, उसको बोलते रेड मारना। जैसे पुलिस वाला क्या आ गया, मालूम चला कहीं पे अपराधी छिपा हुआ, कोई इलीगल एक्टिविटी हो रहा, जाकर के चारों तरफ से घेर करके एक बैग रेड मार दिया। तो ऑडिट ऐसे नहीं होता है। ऑडिट के लिए आपको एक रिक्वेस्ट देना होगा मैनेजमेंट को कि है ना हम ऑडिट करना चाहते हैं, ठीक है। क्यों रिक्वेस्ट देंगे, क्योंकि मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट दोगे, मैनेजमेंट उसके लिए प्रिपरेशन करेगा, अपना सारा चीज जो है ना चेक करेगा, ठीक है। कि उस दिन अपने आप को अवेलेबल कराएगा ऑडिट कराने के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट इज वेरी बिजी गाय। कंपनी हमेशा फ्री नहीं होता, मैनेजमेंट क्या होता है बहुत बिजी रहता है, कंपनी बहुत बिजी होता है। जिस दिन ऑडिट होगा उस दिन क्या होगा, उसको टाइम निकालना पड़ेगा ऑडिटर के लिए, क्योंकि ऑडिटर को फेस करना होगा, उसके साथ आंसर करना होगा, उसके साथ बात करना होगा, उसको साइट पे ले जाना होगा, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा, रिक्वेस्ट देना होगा मैनेजमेंट को, रिक्वेस्ट बाय मैनेजमेंट। दूसरा है कि शेड्यूलिंग फॉर ऑडिट, ऑडिट का एक शेड्यूल फिक्स करेंगे। ऐसा नहीं बताएंगे, बताया ना कि कभी भी कोई आकर के ऑडिट करने लगे आई एम ऑडिटर बोल करके घुस जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि एक शेड्यूल होगा, एक डेट फिक्स होगा, उस डेट में मॉर्निंग में और मॉर्निंग से ऑडिट स्टार्ट होगा। वो पहले सारा प्लान हो जाएगा कि ऑडिटर आ रहा है इतना तारीख से इतना तारीख को ऑडिट है, ऑडिटर आ रहा है, इसमें ये चीज का ये डिपार्टमेंट का ऑडिट होगा, क्लियर होगा। सिलेक्शन ऑफ टीम, टीम का सिलेक्शन। ऐसा आपके पास ऑडिट करने के लिए सिंगल पर्सन नहीं होगा, बल्कि एक टीम होगा ऑडिट के लिए। तो टीम क्या होगा, टीम का सिलेक्शन किया जाएगा ऑडिट के लिए। नेक्स्ट आता है मेकिंग ऑडिट प्लान। ऑडिट का एक प्लान क्रिएट करना होगा, क्योंकि हमको क्या क्या चीज ऑडिट करना है, पहले कहाँ जाना है, बाद में कहाँ जाना है, ऑडिट प्लान करना होगा। ऑडिट प्लान करके फिर ऑडिट में क्या आता है, कौन कौन से इक्विपमेंट चेक करना है, कौन कौन सा प्रोसेस देखना है, क्योंकि एक लाइन से सब ऑडिट नहीं कर सकते। आपको एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ करके, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को पकड़ करके ऐसे ऑडिट करना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया ऑडिट का बेसिक स्टेप्स। समझ में आ गया। रिक्वेस्ट बाय मैनेजमेंट सबसे पहला स्टेप है कि मैनेजमेंट की तरफ से जो है रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट देना होगा मैनेजमेंट को, हम यहाँ पे ऑडिट करना चाहते हैं। मैनेजमेंट जब रिक्वेस्ट देगा, मैनेजमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा, तब क्या होगा, तब ऑडिट होगा। सिलेक्टिंग द ऑडिट, ऑडिटिंग के क्या होते हैं, शेड्यूलिंग ऑडिट। शेड्यूलिंग मतलब क्या, ऑडिट का डेट एंड टाइम सारा शेड्यूल करना होगा। सिलेक्शन ऑफ टीम, टीम सेलेक्ट करना होगा, और मेकिंग ऑडिट प्लान, प्लान ऑडिट करना होगा ऑडिट करने के लिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब आता है बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ऑडिट। कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ऑडिट होने का क्या फायदा है। जैसे कोई क्लाइंट है, जैसे टाटा स्टील क्लाइंट है, और उसके अंदर 400 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट, कोई सिविल का कॉन्ट्रैक्टर है, कोई इलेक्ट्रिकल का कॉन्ट्रैक्टर है, कोई मैकेनिकल का कॉन्ट्रैक्टर है, कोई अलग अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्टर है, कोई डेटा का है, कोई इसका उसका, बहुत तरह का कॉन्ट्रैक्टर काम करता है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर का ऑडिट करवाना, क्लाइंट क्या कराता है, कंपनी टाटा स्टील क्या कराता है, बाहर से ऑडिटर लाता है और एक एक कॉन्ट्रैक्टर को ऑडिट कराता है, फिर उसको स्टार रेटिंग देता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस में तुम्हारा 5 स्टार आया, यू आर अ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्टर, यू फॉलो सेफ्टी इज ए वेरी स्ट्रिक्टली। तुम्हारे कंपनी में सेफ्टी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट का रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए आपको, और प्लस तुम्हारा सारा वर्क जो है ना एक प्रोसीजर के थ्रू होता है, तो आपको 5 स्टार दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ऑडिट सिस्टम टाटा स्टील के अंदर चलता है। इसको बोलते हैं CSM, कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ऑडिट सिस्टम। तो कॉन्ट्रैक्टर को ऑडिट कराने का क्या मकसद है, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर भी जिम्मेदारी कि कंपनी के अंदर कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई इंसिडेंट ना हो, कोई नियर मिस ना हो, किसी को इंजरी ना हो, किसी को लॉस ना हो, ये क्लाइंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए सबसे पहले आता है प्रिवेंट द इंजरी एंड प्रॉपर्टी लॉस। सबसे पहला रीजन क्या है, इंजरीज को प्रिवेंट करना, इंजरी यानी कि चोट घाट लगने को रोकना, और प्रॉपर्टी लॉस इसको भी रोकना, क्योंकि कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो प्रॉपर्टी भी डैमेज होता है, प्रॉपर्टी भी खराब होता है। दूसरा हमारा मकसद क्या है, रेनफोर्स पॉजिटिव सेफ्टी बिहेवियर। रेनफोर्स मतलब क्या होता है, लागू करना। रेनफोर्स मतलब लागू करना पॉजिटिव सेफ्टी बिहेवियर। कंपनी के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव सेफ्टी बिहेवियर का एक वातावरण, एक जो है ना एक सिस्टम बन जाता है कि सब लोग जो है ना पॉजिटिव सेफ्टी बिहेवियर को फॉलो करने लगते हैं, सब लोग सेफ्टी को लेकर के अवेयर हो जाते हैं, सिस्टमेटिक हो जाते हैं, ताकि मालूम है कि हमारा ऑडिट होने वाला है, हमको नंबर मिलने वाला है। अगर हम सेफ्टी से बिहेव नहीं करेंगे तो हमारा कंपनी के अंदर रैंकिंग खराब हो जाएगा, हमारा दूसरी कंपनी को दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे आगे निकल जाएगा। तीसरा रीजन ये है टू टेस्ट टेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्लायंस विद स्टैंडर्ड एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। उसके बाद क्या होता है, टाटा स्टील किसी को जब काम देता है तो उसके साथ कुछ एग्रीमेंट करता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है उसमें सेफ्टी के भी पॉइंट्स लिखा होता है कि हमारे प्लांट में काम करना है तो ये सारा सेफ्टी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये सारे कॉम्प्लायंस आपको मानना पड़ेगा। तो क्या करता है ऑडिट में, वो सबसे पहले वो जाकर चेक करता है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है कि नहीं करता है, वो अकॉर्डिंग जो हमारा
जो हमारा रूल रेगुलेशन बनाया हुआ है उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, सेफ्टी के जो नॉर्म्स है, सेफ्टी के जो कंडीशन है उसको मानता है कि नहीं मानता। इसके लिए क्या करता है, ये ऑडिट करके ये भी फाइंड करता है ऑडिट में। आइडेंटिफाई द वीकनेस इन द सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम में क्या कमजोरी है, किसी कॉन्ट्रैक्टर का सेफ्टी सिस्टम में क्या कमजोरी, इसको फाइंड करता है, आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है उसको। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द अनसेफ सिचुएशन, जो अनसेफ सिचुएशन मतलब क्या होता है, कंपनी के अंदर कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो अनसेफ है, जिसके लिए प्लांट को या पीपल को या वर्किंग पर्सन को क्या एक्सीडेंट हो सकता है, किसी किस्म का हजार्ड हो सकता है, उसको फाइंड करना रहता है अनसेफ सिचुएशन को। प्रोवाइड द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट डेटा फॉर लीडिंग इंडिकेटर फ्रॉम रिपीट ऑब्जर्वेशन। देखो इसमें यह बोला है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट डेटा, प्रोवाइड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट डेटा फॉर लीडिंग इंडिकेटर फ्रॉम रिपीट ऑब्जर्वेशन। बार बार ऑब्जर्वेशन करना। क्या होता है, कंपनी क्या करता है, कोई भी आप देखो, अगर कहीं पे साइट पे काम हो रहा है तो आपको वन टाइम ऑब्जर्वेशन करके आप छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं होगा, आपको बार बार ऑब्जर्वेशन करना होगा, आपको रेगुलरली फ्रिक्वेंटली एक टाइम टू टाइम आपको जाते रहना होगा साइट पे कि साइट में क्या मिस्टेक हो रहा, क्या गलती हो रहा, क्या काम हो रहा। और आपको उसको जो है ना, आपको एक डेटा प्रोवाइड करना होगा उसको। क्या डेटा रहता है, उस डेटा में आपको इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है कि जो है ना कैसे इंप्रूव करना है, क्या करना है, कैसे इंप्रूव करना है अपना सेफ्टी को। अगर किसी एक आदमी समझो, एक आदमी उसका बच्चा है, वो चाहता है मेरा बच्चा जो है ना बहुत सीरियस सिंसियर बने, होशियार बने, पढ़ने लिखने वाला बने, तो अगर क्या करेगा, खाली उसको डांटते रहेगा तो फिर वो नहीं होगा, बल्कि उसको साथ पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देना होगा, क्या करना है कैसे करना है उसको समझाना पड़ेगा, तब वो क्या करेगा, वो सिंसियर बनेगा। इसी तरह से कंपनी क्या करता है, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ना कॉन्ट्रैक्टर को देता है। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट डेटा कैसे बढ़ाना है, कैसे आपको कॉन्टिन्यूस कैसे आगे बढ़ना है, ये क्या करता है, क्लाइंट उसको गाइड करता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, सेफ्टी को कैसे बेटर करना है। ये सब चीज क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट हमेशा ट्रेनिंग देते रहता है, उसका काम को ऑब्जर्व करते रहता है। पहला स्टेप है ट्रेनिंग देने का, कि उसको लगातार ट्रेनिंग देते रहना होगा। ट्रेनिंग देने के बाद दूसरा क्या, हमको ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, हमको देखना होगा कि वो हम ट्रेनिंग तो दिए उनको, मगर वो फॉलो कर पा रहा है कि नहीं उस ट्रेनिंग को, उस ट्रेनिंग को फॉलो कर रहा है कि नहीं। हम जो इम्प्रूवमेंट के लिए उसको जो समझाए हैं वो इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ, एवरीडे चेक करना रहता है उसको, कि हमने काम दे दिया उसको, ट्रेनर एज ए ट्रेनर अपॉइंट कर दिया, ट्रेनर ने उसको ट्रेनिंग दे दिया, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए सारा गाइडलाइन दे दिया, अब वो कितना उसको फॉलो कर रहा है उसको बार बार ऑब्जर्व करना रहता है। ये हो गया। तो ये हमारा था बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ऑडिट। ये टाटा स्टील के अंदर चलता है कॉन्ट्रैक्टर, बल्कि और भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है इसको, रिलायंस के अंदर भी होता है, एब्रॉड में भी होता है, कि जितने कॉन्ट्रैक्टर है, जितने उसके कॉन्ट्रैक्टर है, सबका सेफ्टी ऑडिट करवाता है। वो क्या कराता है, सेफ्टी ऑडिट करवाता है। सेफ्टी ऑडिट करवाने का क्या क्या रीजन है और क्या क्या बेनिफिट है, वो बेनिफिट नंबर वन में क्या है, बेनिफिट प्रिवेंट द इंजरीज एंड प्रॉफिट लॉस। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि किसी किस्म का इंजरी, चोटघाट और प्रॉपर्टी लॉस से बच जाता है। रेनफोर्स द पॉजिटिव सेफ्टी बिहेवियर, जो है ना पॉजिटिव सेफ्टी बिहेवियर क्या करता है, लागू होता है कंपनी के अंदर, एक आम हो जाता है। क्या होता है, इससे लोग जो है ना सेफ्टी को फॉलो करने लगते हैं। जैसे होता है ना कि एग्जामिनेशन में अगर मार्किंग सिस्टम ना हो तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। अगर मार्किंग सिस्टम एग्जामिनेशन में हो जाए तो क्या होगा, सीरियस होकर सब पढ़ने लगेंगे, देखो हमको इतना मार्क्स आएगा, अगर हम फेल हो जाएंगे तो हमको जो है आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसलिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किया था। इसी तरह से रेनफोर्स द पॉजिटिव सेफ्टी बिहेवियर, हमको जो है ना पॉजिटिव सेफ्टी बिहेवियर को रेनफोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए, हमेशा लाने के लिए हमको क्या करना होगा, मार्किंग करना होगा, ऑडिट करना होगा। इसलिए कंपनी क्या करता है, ऑडिट करवाते रहता है। टाइम टू टाइम ऑडिट होगा तो कंपनी के ऊपर प्रेशर रहेगा नहीं, हमको सेफ्टी को फॉलो करना पड़ेगा। टी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड द कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट देने के साइन पे जो होता है, और जो जो कंप्लायंस है, जो जो लीगल लॉ है, उस सबको क्या करता है, वो लोग टेस्ट करता है, वेरीफाई करता है। इसके लिए क्या आता है, आइडेंटिफाई एंड आइडेंटिफाई द वीकनेस इन द सेफ्टी सिस्टम। कॉन्ट्रैक्टर का जो सेफ्टी सिस्टम बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर ने जो अपना सेफ्टी सिस्टम बनाया है, उसमें क्या क्या वीकनेस है वो फाइंड कर लेता है। क्या क्या करेक्ट अनसेफ कंडीशन सिचुएशन, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट अनसेफ सिचुएशन। दूसरा आता है आइडेंटिफाई करना अनसेफ सिचुएशन को और उसको करेक्ट करना। अगर किसी किसी कॉन्ट्रैक्टर में देखते हैं कि ये सब अनसेफ सिचुएशन इसको कॉन्ट्रैक्टर में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है उतना सेफ्टी को उतना नॉलेज ना हो कॉन्ट्रैक्टर को, या सेफ्टी ऑफिसर उसके पास उतना कॉम्पिटेंट ना हो, तो इसलिए क्या करता है कि उसका जो सेफ्टी है उसका साइट का ऑडिट करके उसको क्या करना है, उसको ठीक कर देता है। वो लोग क्लाइंट क्या करता है, उसको ठीक कर देता है ताकि इसकी कंपनी में कोई एक्सीडेंट ना हो। प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट डेटा, उसको बताना होगा, गाइडलाइन देना होगा कैसे तुमको सेफ्टी को इम्प्रूव करना है। उसका सेफ्टी पर्सन को, उसके इंजीनियर को, उसके सुपरवाइजर को बुला करके क्लाइंट ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग दे करके बताएगा कैसे आपको इम्प्रूव करना है, कैसे आपको जो है ना कंपनी के नॉर्म्स वगैरह को फॉलो करना है। अच्छा, और ये आपको क्या, रिपीट ऑब्जर्वेशन मतलब कि बार बार जा करके ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है, कंपनी में।
ये सारा हो गया हमारा बेनिफिट ऑफ सेफ्टी कॉन्ट्रैक्टर। बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ऑडिट ये हम लोग अभी रीड किए। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ऑडिट सिस्टम इन टाटा स्टील। ये सिर्फ टाटा स्टील के लिए है। टाटा स्टील के अंदर कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ऑडिट सिस्टम चलता है, ठीक है। मतलब क्या है, टाटा स्टील में जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसका ईयरली ऑडिट होता है, और ऑडिट के बेसिस पे उसको स्टार रेटिंग मिलता है। स्टार रेटिंग क्या होता है, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख करके कंपनी क्या करता है, उसको स्टार रेटिंग देता है। स्टार रेटिंग कहाँ से, 1 स्टार से लेकर के 5 स्टार तक। तो कॉन्ट्रैक्टर में जितना शिफ्ट कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिए कंपलसरी है कि 3 स्टार मिनिमम होना चाहिए। 3 स्टार मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो उसका कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट टाटा स्टील कैंसिल कर देता है। क्या कर देता है कि अब तुम इस कंपनी में हमारे प्लांट के अंदर कोई भी ऑपरेशन नहीं चला सकते हो, आपको सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था, अब अपने बाहर हो जाओ तुम। इसलिए आपको मिनिमम 3 स्टार मेंटेन करना पड़ता है। और जो ज्यादा स्टार मेंटेन करता है, किसी का 5 स्टार कॉन्ट्रैक्टर है तो टाटा स्टील में उसके लिए जो है ना, उसको क्या होता है, सबसे टॉप पोजीशन में रहता है। कोई भी अगर नया काम होता है तो उस कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, इसका 5 स्टार रेटिंग है। 5 स्टार रेटिंग जो कंपनी के अंदर मिलता है वो बहुत सारी चीजों के बेसिस पे मिलता है, एक सिंगल सिर्फ सेफ्टी को लेकर के नहीं दिया जाता, ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर के दिया जाता है कि प्लांट के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना है उसका। ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब क्या है कि कंपनी का प्रोडक्शन कितना है, मैन पावर कितना है, कंपनी कितना आवर्स काम किया है, सेफ्टी को कितना इंपॉर्टेंस देता है, वर्कर का लेवल क्या है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर है जिसके ऊपर से। तो कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ऑडिट सिस्टम में टाटा स्टील में जो कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ऑडिट सिस्टम है उसमें हम देखते हैं कि जो है ना, जो आपका जो रिस्क असेसमेंट किया जाता है, जो आपका निकाला जाता है कि टाटा स्टील में जो है ना सेफ्टी को कैसे एवेल्युएट किया जाता है, वो प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाटा स्टील में दिया गया है 1 से लेकर के 5 सेवरिटी। सेवरिटी 1 से लेकर 5 तक दिया गया है। 1 से लेकर 5 सेवरिटी में क्या अलग अलग है, कौन सा हजार्ड को क्या नंबर देना है वो कैटेगराइज किया गया है। जैसे हम देखते हैं कौन हजार्ड को क्या कैटेगराइजेशन दिया गया से, जिसको बोलते हैं सेवेरिटी 1, सेवेरिटी 2, सेवेरिटी 3, सेवेरिटी 4 एंड सेवेरिटी 5। देखो, अगर किसी किसी को अगर 1 मिलता है, जो आपको टाटा स्टील में स्टार सिस्टम है, किसी को 1 हो गया, 1 अगर सिक्योरिटी किसी का 1 रहता है तो अनटाइडी डज नॉट मीट स्टैंडर्ड। अनटाइडी मतलब क्या हो गया, तो वो जो है ना, जो काम जो कंपनी का है जिसमें सेफ्टी का ऑडिट होता है, ठीक है, उसमें रैंकिंग बता रहे हैं हम आपको, 5x5 मैट्रिक होता है, 3x3 मैट्रिक्स होता है। तो रिस्क असेसमेंट निकालते हैं सबसे पहले। रिस्क असेसमेंट कैसे निकालते हैं, रिस्क असेसमेंट निकालने के लिए सेवेरिटी इंटू क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस, सेवेरिटी इंटू लाइक्लीहुड इंटू सेवेरिटी, लाइक्लीहुड इंटू सेवेरिटी। इसको पढ़ने से पहले हम लोग रिस्क असेसमेंट पढ़ते हैं, तब आपको ये सारा चीज क्लियर होगा। तो रिस्क असेसमेंट पढ़ करके हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। 1 मिनट हमको देखने दो। ओके, सेवेरिटी 1, अनटाइडी डज नॉट मीट स्टैंडर्ड। अगर कोई स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता, कोई भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको सेवेरिटी 1 देते हैं, ठीक है। जो हमारा रिस्क असेसमेंट बनाते हैं उसको सेवेरिटी 1 देते हैं। दूसरा क्या हो गया, ब्लॉक द एक्सेस। हम देखते हैं कि कहीं पे कंपनी के अंदर जो है ना ऑडिट हुआ, कहीं पे देख रहे हैं तो क्या हो, उसका रास्ता आने जाने का ब्लॉक किया हुआ है, एक्सेस ब्लॉक किया हुआ है, वो जो है ना, उसको क्या देते हैं, सेवेरिटी 2 देते हैं। सेवेरिटी 2 क्यों देते हैं, क्योंकि कम हजार्डियस है। और 1 क्यों देते हैं, क्योंकि उसे और भी कम हजार्डियस है। तीसरा है कि रूल एंड प्रोसीजर वायलेशन। अगर रूल और प्रोसीजर को वायलेट करता है, सेफ्टी के अंदर देखते हैं अगर कोई रूल और प्रोसीजर को वायलेट करता है, जैसे कंपनी के अंदर देखते हैं सेफ्टी का ये रूल बना हुआ, सेफ्टी का ये प्रोसीजर बना हुआ, इसको अगर वो तोड़ता है तो इसके लिए 3 देते हैं, सेवरिटी 3 रहता है उसका। और सीरियस हजार्ड रहेगा, कहीं ऑर्गेनाइजेशन में सीरियस हजार्ड रहता है, कैन कॉज द इंजरी इफ नॉट करेक्टेड, उसकी वजह से इंजरी हो सकता है, उसको करेक्ट नहीं किया तो उसको सेवरिटी 4 देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेवरिटी 5 देते हैं, इमेंट डेंजर। इमेंट डेंजर मतलब होता है, इमिनेंट डेंजर मतलब इमीडिएट जिससे खतरा हो जाए, जो इमीडिएट खतरा है। जैसे हम देख रहे हैं कहीं पे आग का, कहीं पे आग सुलग रहा है तो क्या है, इमीडिएट डेंजर है। अगर वो क्या उसको इमीडिएट रोका नहीं गया तो तुरंत वो आग फैल जाएगा। इमीडिएट, इमिनेंट डेंजर, स्टॉप वर्क एंड करेक्ट इमीडिएटली। इसमें क्या करना होगा, काम को इमीडिएट स्टॉप करना होगा, और इमीडिएट स्टॉप करके हमको क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा इमीडिएटली, इमीडिएटली उसको करेक्ट करना होगा। विल कॉज द सीरियस इंजरी और फैटेलिटी। अगर इसको हम नहीं रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, सीरियस कॉज हो, सीरियस इंजरी हो जाएगा, फैटेलिटी होता है। फैट तो ये सेवेरिटी क्या हो गया, हम देखो रिस्क में 2 चीज पढ़े थे,
रिस्क में हम लोग पढ़े थे रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। यहाँ थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। रिस्क इक्वल टू क्या था हम लोग पढ़े थे, आर इक्वल टू रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड एल इंटू सी, जो हम लोग पहला यूनिट में पढ़ते हैं, लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। ये कॉन्सिक्वेंस क्या है, जो सेवरिटी वर्ड यूज किया गया वही हमारा क्या है, कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सिक्वेंस है। तो जो लाइक्लीहुड हमारा यूज किया गया है वो लाइक्लीहुड का पॉसिबिलिटीज हो गया कि क्या पॉसिबिलिटीज होने का, और दूसरा क्या कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा, रिजल्ट होता है। तो इसमें हम लोग जो है ना यही कैलकुलेट करने हैं, 5x5 मैट्रिक्स, 5x5 मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे कि हमारा क्या हजार्ड, कौन सा हजार्ड का क्या हमारे इसके असेसमेंट आता है। तो ये टाटा स्टील का स्टैंडर्ड है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आपको दिया गया है कि डज नॉट मीट स्टैंडर्ड, अगर बिल्कुल सबसे 1 दिया गया है इसको। दूसरा है कि अगर कोई आने आने के एक्सेस वगैरह ब्लॉक किया गया तो उसको सेवरिटी 2 देते हैं। अगर रूल है, रूल हो गया प्रोसीजर को अगर कोई वायलेट करता है तो उसको सेवरिटी 3 देते हैं, यानी कि। और सीरियस हजार्ड है तो 4 देंगे। और इमेंस इमिनेंट डेंजर, अगर तुरंत अगर कोई खतरा हो तो उसको क्या करेंगे, 5 देंगे। उसी तरह से ये आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसका क्या क्या मीनिंग है। आगे इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका मीनिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है देखो, अनटाइडी डज नॉट मीट स्टैंडर्ड। ये सिक्योरिटी 1 किस केस में है? इसका एग्जांपल क्या क्या है, ठीक है, इसका एग्जांपल देखो। सबसे पहला एग्जांपल है पेपर कप हो गया, ट्रैश ऑन ग्राउंड। पेपर कप ट्रैश ऑन ग्राउंड मतलब ये होता है, हम देखते हैं ना कि हम लोग जो टी हो गया, कॉफी हो गया, जो हम लोग पीते हैं वो क्या करता है, पेपर कप में आता है। इस तरह पेपर कप जो है ना बहुत सारी चीजों के लिए बनाया जाता है। फूड्स के लिए भी आता है, आपका पैकेट भी आता है, फूड्स का हो गया, मिठाई का पैकेट आता है, ये सारा चीज आता है। अगर पेपर कप अगर ग्राउंड में गिरा हुआ है, क्या हो गया, कहीं पे टाटा स्टील के अंदर कहीं ग्राउंड में कोई खाकर फेंक दिया है, चाय पी करके फेंक दिया है, इस तरह की चीज फेंक दिया है, तो क्या होगा, उसको उसको सेवरिटी 1 देंगे। सेवरिटी एस कितना देंगे, उसको देंगे 1, सेवरिटी 1 देंगे। यानी कि ये इसको हम लोग हजार्ड नहीं मानते, इसको क्या मानते हैं, इसको हजार्ड नहीं मानते हैं। क्यों, क्योंकि इससे कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला नहीं है, इसलिए इसको सबसे कम देंगे सेवरिटी। आगे आपको समझ में आता है सेवरिटी कैसे क्या होता है इसका, आगे समझ में आएगा आपको। तो इसको क्या 1 देंगे। उसी तरह पुअर मेंटेनेंस ऑफ साइन बोर्ड, कहीं पे हमारा साइन बोर्ड लगा हुआ है, समझो ये हमारा एक बोर्ड है, ठीक है, साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये हमारा साइन बोर्ड है। अगर हम इस पे देखते हैं कि धूल वगैरह जमा है, पूरा गंदा है, धूल मिट्टी जमा है, और इसके ऊपर से कोई सिग्नेचर, कोई साइन बना हुआ है, कोई साइन इसमें बना हुआ है, वो दिख नहीं रहा हमको, तो वो क्या हो गया, वो पुअर मेंटेनेंस ऑफ साइन बोर्ड हो गया। तीसरा हो गया लूज स्क्रैप स्केयर्ड अराउंड। लूज स्क्रैप क्या होता है, कोई भी लूज मटेरियल है, समझो ये पासेज में है, आने जाने का ये रास्ता है, इसके बाहर में कोई चीज ऐसे गिरा हुआ है, साइड में लूज स्क्रैप गिरा हुआ है रास्ते में, तो इसको क्या हो सकता है, ये इसको किस लेवल का हजार्ड में कंसिडर करेंगे, तो इसको बोलेंगे सेवेरिटी 1 हो गया। ये सेवेरिटी 1 में इसको हम लोग कंसिडर करते हैं इस तरह के हजार्ड को। नेक्स्ट आता है हम लोग, दूसरा क्या आता है, देखो, ट्रैश इन द रोड साइड ड्रेन। रोड साइड ड्रेन जो है ना, जैसे रोड है, ये हमारा रोड साइड है, इसके ऊपर क्या होता है, इधर में ड्रेन वाटर का सिस्टम बना होता है, यहाँ ड्रेनिंग वाटर का फ्लो होता है। अगर यहाँ पे कोई चीज गिरा हुआ है, कोई चीज पड़ा हुआ है, कोई मेटेरियल वगैरह हुआ है, तो इससे कोई ज्यादा हजार्ड नहीं है, मगर इसको भी हम लोग हजार्ड में कंसिडर करते हैं और इसको सेवरिटी 1 देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेवरिटी 2 किसको देंगे। सेवरिटी 2, ब्लॉक द एक्सिस, कहीं पे एक्सिस अगर ब्लॉक हो जाता है तो उसको सेवरिटी 2 देंगे। एग्जांपल में क्या आता है, सबसे पहले ट्रैश मटेरियल ब्लॉक एक्सेस, आने आने का ही समझो, ये कंपनी के अंदर ये आने जाने का रास्ता है, एक बड़ा सा मटेरियल यहाँ रखा हुआ है जिसकी वजह से कि आदमी का आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया, आने आने का रास्ता क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो इसको सेवरिटी 2 में कंसिडर करेंगे, क्या चीज में देंगे, सेवरिटी 2, यानी कि इसका दूसरा हजार्ड में दूसरा रैंक देंगे इसको। ट्रैश और मटेरियल नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, मटेरियल जो भी हमारा मटेरियल है उसको सही सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया, इसको भी सेवरिटी 2 देंगे हम। तीसरा आता है इनएडिक्वेट एक्सेस टू वर्क एरिया, आने आने के कहीं पे काम करने का एक्सेस, जैसे हमारा क्या होता है, ये समझो ये बड़ा सा प्लांट एरिया हमको मिला है, ये प्लांट एरिया मिला है, यहाँ से क्या हो गया, एंटर होने का रास्ता है, ये प्लांट के अंदर एंटर होने का रास्ता है। अब जो एंटर होने का जो रास्ता है, यहाँ पे हमारा एक्सेस, यानी कि यहाँ आने जाने का रास्ता, इधर जाने का रास्ता, अगर यहाँ पे हमारा कोई चीज फंसा हुआ है या ये चीज डैमेज है, तो आने आने का जो एक्सेस हो गया वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आने आने का एक्सेस क्लियर नहीं होगा। तो इनएडिक्वेट एक्सेस,
अनसफिशियंट, इनएडिक्वेट मतलब क्या होता है, अनसफिशियंट, जो सफिशियंट नहीं है बल्कि क्या होगा, कम हो गया। इसमें क्या होगा, आदमी को थोड़ा आने आने में दिक्कत होगा। वर्किंग एरिया, जहाँ काम करने का जहाँ रास्ता है उसको ब्लॉक करेंगे, तो ये यूनिट 2 में आता है, ये सेवरिटी 2 में आता है। लेस देन 5 क्यूबिक मीटर ऑफ ट्रैश, 5 क्यूबिक मीटर से कम अगर ट्रैश है, ये समझो कि एक एरिया है, इसका वॉल्यूम देखा जाए तो 5 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब से कम एरिया को अगर वो ब्लॉक करता है, 5 मीटर से 5 क्यूबिक मीटर से कम एरिया को अगर वो ब्लॉक करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेवरिटी 2 में कंसीडर करेंगे, सेवरिटी 2 में कंसीडर करेंगे। ये टाटा स्टील के स्टैंडर्ड जो पढ़ा रहे हैं हम आपको, टाटा स्टील के स्टैंडर्ड है, अलग अलग कंपनी में अलग चलता है। फिर लास्ट में रिपीट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सेवरिटी 3, किसको देंगे, सेवरिटी 3 यानी जिसमें रूल और वायलेशन, रूल एंड प्रोसीजर वायलेशन, कोई रूल और प्रोसीजर को वायलेशन करता है तो उसको सेवरिटी 3 देंगे। इसमें अंदर क्या आता है, सबसे पहले एग्जांपल में देखो, नॉट वियरिंग पीपी, एक वर्कर काम कर रहा है, वो हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। एक जो है ना, कोई आदमी काम कर रहा है लिफ्टिंग का, वो ग्लव्स नहीं पहना हुआ है। किसी को देख रहे हो, सन ग्लास नहीं लगाया हुआ है, वहां पे जो है ना उसको आय में चोट लगने का डर है। इसी तरीके से कोई जो सेफ्टी का पीपी है, कोई कन्फाइंड स्पेस में जा रहा है तो उसके लिए कन्फाइंड स्पेस के लिए जो पीपी चाहिए वो नहीं पहना हुआ है। कोई वर्क एट हाइट पे है तो अपना हार्नेस नहीं पहना हुआ है, हार्नेस पहना तो उसको टाई ऑफ नहीं किया हुआ सही तरीके से, लाइफ लाइन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हजार्ड जो रहेगा, इससे एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है, इसको बोलते हैं वायलेशन, इसको बोलते हैं सेफ्टी वायलेशन। यानी कि सेफ्टी का जो नॉर्म्स है, सेफ्टी का जो कंडीशन है उसको नहीं मान रहा, वो सेफ्टी का जो तरीका है उसको फॉलो नहीं कर रहा वो, उस उस वर्क का जो सेफ्टी है, जो काम कर रहा है उस काम का जो सेफ्टी है, उस काम का सेफ्टी को अडॉप्ट नहीं कर रहा। तो इस तरीके से वायलेशन को बोलते हैं रूल प्रोसीजर वायलेशन। रूल को वायलेशन हो गया, प्रोसीजर का वायलेशन। जैसे एग्जांपल में आ गया सबसे पहला, नॉट वियरिंग पीपी, ये बहुत कॉमन सा एक्टिविटी हम देखोगे साइड पे, कि मैक्सिमम लोगों को देखोगे या फिर जरा पीपल को देखोगे, पीपीई को कभी कभी क्या करता, नहीं पहनता है, वो काम कर रहा मगर पीपीई नहीं पहन रहा, वहां पे कोई काम कर रहा मगर ग्लव्स नहीं पहना हुआ। ठीक है, तो इस तरह का नॉट वियरिंग पीपीई, इसको सिविरिटी 3 में देते हैं। कि आपको चूंकि रैंकिंग करना है ना, कि ये किस रैंक में आता है टाटा स्टील का, चूंकि टाटा स्टील डिस्क्राइब कर दिया है कि रैंक 1 में ये होगा, सेवरिटी 1 में इसको देंगे, सेवरिटी 2, सेवरिटी 3, सेवरिटी 4, सेवरिटी 5। सेवरिटी 3 में ये हो गया कि पीपी नहीं पहन रहा तो उसके सेवरिटी 3 देंगे। सीरियस थ्रैश accumulation मोर देन 5 क्यूबिक मीटर, सीरियस थ्रैश accumulation क्या हो गया, ऐसा चीज जो जो फेंकाया हुआ है, जो चीज है ना कंपनी के अंदर जो है ना फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है, और वो डेंजर नेचर है। डेंजर नेचर में क्या, जैसे आयरन का पीस, लोहे का अगर आइटम, लोहे का पीस अगर कहीं पे फेंकाया हुआ है तो वो डेंजर होता है। क्यों? क्यों, लोहे के पीस से आदमी को चोट लगेगा तो इंजरी हो जाएगा, लोहे के पीस से अगर चोट लगता है तो इंजरी हो जाएगा, पैर कट जाएगा, इसलिए सीरियस क्रैश बोलते हैं उसको, जिससे आदमी को नुकसान हेवी हो सकता है। आता है उसके बाद कॉर्ड अक्रॉस वॉकवे और ट्रिपिंग हैजार्ड। कॉर्ड अक्रॉस वॉकवे, वॉकवे क्या होता है, जो जाने आने वाला रास्ता होता है, ठीक है, जाने वाले रास्ता, आने जाने का जो वॉकवे हो गया, जैसे हम लोग देखते हैं, आप कहीं पे हाईवे पे कहीं पे जाओगे ना, तो आपको ये होगा गाड़ी का चलने का रास्ता, और ये आदमी का जाने का रास्ता होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन वॉकवे। इसमें पैदल लोग चलेगा, और इसमें क्या करेगा, सब गाड़ी लोग चलेगा, जो भी गाड़ी वाला है सब इस रास्ते से चलेगा, बड़ा गाड़ी हो या छोटा गाड़ी हो। तो अलग अलग इसलिए किया गया है ताकि दोनों का कहीं चलने फिरने वाला आदमी को एक्सीडेंट ना हो। प्लांट के अंदर भी ऐसे ही बनाया गया, सेपरेट पाथवे फॉर व्हीकल्स एंड सेपरेट पाथवे फॉर ह्यूमंस। आदमी के लिए क्या है ना, सेपरेट पाथवे होगा, और मशीन्स के लिए या फिर गाड़ी के लिए अलग पाथवे होगा। तो कॉर्ड अक्रॉस द वॉकवे, अगर वॉकवे जो है ना, अगर वॉकवे जो हमारा रास्ता है, इसी में हमारा बहुत सारा जो है ना लोहा का पीस वगैरह जो है ना अगर निकला हुआ है कहीं पे, या फिर जो है ना, जैसे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, फेंसिंग करते हैं, इसको बैरिकेड करने के लिए क्या करते हैं, ऊंचा जो है ना लोहा का बना देते हैं। अगर वो आदमी की तरफ निकला हुआ है तो इससे आदमी को क्या हो सकता है, आदमी को चोट घाट लग सकता है, ये हो गया, ये आदमी को जो है ना, ये रास्ता है उसको लिए नुकसानदेह हो सकता है। और यहाँ पे ट्रिपिंग हैजार्ड है, यानी कि ट्रिप मतलब फंस के गिर जाना। ट्रिप क्या होता है, ट्रिप होना मतलब फंस के गिर जाना। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे कोई हमारा ऐसा केबल नीचे लगा हुआ, आदमी जाता है, इसे ट्रिप कर जाएगा, पैर फंस जाएगा। तो इस तरह का जब हैजार्ड रहता है तो इसको भी लेवल सेवरिटी 3 में देते हैं। यानी कि आने आने के रास्ते में कोई ऐसा नुकीला चीज हो, या कोई ऐसा चीज निकला हुआ, कहीं रड निकला हुआ, कहीं पाइपलाइन निकला हुआ, जिससे आदमी को चोट घाट लग सकता है, इंजरी हो सकता है। या ट्रिपिंग का हैजार्ड है, जहाँ पे फंस के गिरने का चांसेस है। आप देखोगे ऐसा बहुत जगह रहता है, पुल के ऊपर कभी चलोगे तो आपको जहाँ जो आदमी का चलने का रास्ता है वहां पे आपको देखो मिलेगा, कहीं बीच में टूटा हुआ पुल, कहीं बीच में ऐसा डैमेज है,
कहीं गड्ढा है, ऐसा चीज है जहां से पैर फंस जाएगा आपका, तो ट्रिपिंग हजार्ड। अगर नाइट में कोई आदमी जाता है, डे में तो पूरा विजिबल होता है सनलाइट की वजह से, नाइट में विजिबल नहीं होता है, रोशनी कम है, तो क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा वो, पैर फंस जाएगा, ट्रिपिंग हजार्ड है वहां पे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रूल नंबर, जो रूल प्रोसीजर का वायलेशन है इसको बोलते हैं सेफ्टी, सेवरिटी 3 में हम लोग देते हैं। इसके बाद इनकम्प्लीट स्कैफोल्ड और नो वन इज डेंजर। इनकम्प्लीट स्कैफोल्ड क्या होता है, एक स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे स्कैफोल्डिंग के चैप्टर में। तो स्कैफोल्डिंग का स्टैंडर्ड बनना बहुत जरूरी है। एक हो गया सेफ स्कैफोल्ड और एक हो गया अनसेफ स्कैफोल्ड। अनसेफ स्कैफोल्ड क्या होता है, ऐसा स्कैफोल्ड जिसपे जो कभी भी कोलैप्स कर सकता है, जो टूट सकता है। स्कैफोल्ड क्या होता है, हम लोग जो देख पंडाल वगैरह बनाते हैं ना, देखते हैं अभी दुर्गा पूजा हुआ, दुर्गा पूजा में पंडाल बना हुआ था, तो बांस का बना हुआ था, तो उसको बोलना हम लोग बोलते हैं अपना अपना लैंग्वेज में उसको बोलते हैं भाड़ा, बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भाड़ा बोलते हैं, भाड़ा या कुछ और बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्ड बोलते हैं। तो वो बम्बू का भी बनता है स्कैफोल्ड, और वो स्कैफोल्ड बनता है किसका, आयरन का भी, रॉड का भी बनता है, पाइप पाइप का बनता है, रॉड का नहीं, सॉरी रॉड होता है सॉलिड चीज को बोलते हैं रॉड, पाइप का बनता है। तो पाइप का स्कैफोल्ड ज्यादातर इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। फिर आयरन का पाइप होता है, उसको उसको वही उसी पर्पज के लिए बनाते हैं कि आदमी उसके ऊपर खड़ा होकर के काम कर सके। कहीं पे काम कर रहा है, जैसे कम समझो यहाँ यहाँ पे काम कर रहा है आदमी, यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे काम करना है उसको, तो यहाँ पर कैसे पहुंचेगा, ग्राउंड लेवल यहाँ पे है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है समझो, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। यहाँ से आदमी को जाना है तो क्या करना होगा उसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको स्कैफोल्ड बनाना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको स्कैफोल्ड बनाना पड़ेगा। और स्कैफोल्ड जब बनाएगा वो, तो स्कैफोल्ड ऐसा बनाएगा कि स्कैफोल्ड में काम करना उसके लिए सेफ हो, ऐसा नहीं कि स्कैफोल्ड से उसको किसी किस्म का नुकसान हो। ये हमारा स्कैफोल्ड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आदमी क्या करेगा इसमें, इस तरह से स्कैफोल्ड बनाना पड़ता है वहाँ पे साइड पे। और भी अच्छा होता है स्कैफोल्ड, हम तो ऐसा रफ बना दिए। यहाँ पे क्या करेगा आदमी, यहाँ पे आदमी खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे स्टैंड करेगा, ये उसको प्लान करेगा। अब यहाँ पे इसको क्या करेगा, यहाँ पे हाइट पे काम करेगा यहाँ पे, इस तरह का स्कैफोल्ड। अगर हमारा इनकम्प्लीट है, स्कैफोल्ड हमारा कंप्लीट नहीं है, ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं है, समझो कि बांस का स्कैफोल्ड बना रहे हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं है और कोई इसके ऊपर चढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, वो इमीडिएट कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटने का मतलब क्या हो जाएगा, खुल जाएगा वो। कोलैप्स हो जाना मतलब कि ढह जाना, कोलैप्स होने मतलब ढह जाना, गिर जाना। तो पूरा चीज खुल जाएगा, और खुलेगा इस हाइट से, अगर आदमी नीचे गिरता है तो डाउन में, तो उसका पक्का उसका पैर हाथ में चोट लगेगा, इंजरी होगा। तो इनकम्प्लीट स्कैफोल्ड कहीं पे है तो उसके ऊपर क्या होना होगा, रेड टैग मार देना होगा। सबसे पहले वो क्या लगाएगा, रेड टैग। रेड टैग मतलब क्या होता है, एक टैग बना रहेगा, जो देखेगा ये रेड कलर का टैग लगा हुआ है, इसके भी लगा हुआ नॉट सेफ टू यूज लिखा रहेगा, कि इसको यूज करना सेफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर वो उसको उसको सही तरीके से बना देगा, फिर एक इंस्पेक्शन स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर आएगा, वो चेक कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा कि ओके ना इसको यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा देगा, ग्रीन टैग लगा देगा। ग्रीन टैग मतलब क्या होता है, आप देखेगा यहाँ पे ग्रीन टैग लगा हुआ है, तो इसमें लिखा हो रहेगा सेफ टू यूज, अब इसको इस्तेमाल करना सेफ है। और उसका कैपेसिटी भी लिखा हो रहेगा कि कितना लोड ले सकता है ये, ठीक है, कितना लोड ले सकता है। तो लोड कैपेसिटी और ग्रीन टैग, अब समझ में आया क्या है कि हाँ, अब इस पे आराम से हम एक लैडर लगा करके हम इस पे चढ़ सकते हैं। एक लैडर यहाँ लगेगा बाहर से, और लैडर में क्या होगा, लैडर लगा करके आदमी उसके ऊपर चढ़ जाएगा, और इस पे चढ़ करके इस पे काम करने लगेगा। तो इसको बोलते हैं हमारा इनकम्प्लीट स्कैफोल्ड। इनकम्प्लीट स्कैफोल्ड यानी मैं स्कैफोल्ड हमारा क्या है, कंप्लीट नहीं है, ये हैवी हैजार्ड है। लास्ट आता है लैडर नॉट टाई ऑफ, नो वन प्रेजेंट। देखो लैडर को है ना, जो हम लैडर यूज करते हैं, कहीं पे लैडर लगाएंगे तो लैडर को यहाँ पर क्या करना होगा, टाई ऑफ करना होगा, लैडर को इसके साथ बांधना होगा, यहाँ पे लैडर को बांधना होगा, यहाँ पे भी लैडर को फिक्स करना होगा। नहीं तो आदमी अगर यहाँ पे लैडर पे चढ़ेगा तो क्या करेगा, लैडर स्लिप कर जाएगा, लैडर स्लिप करेगा तो आदमी गिर के टूट जाएगा, पैर हाथ टूट जाएगा, इंजरी हो जाएगा। तो लैडर नॉट टाई ऑफ, लैडर को टाई ऑफ करना पड़ता है। जब स्कैफोल्डिंग बनता है ना, तो उसके साथ एक लैडर भी बनता है, लैडर भी फिक्स किया जाता है। उस लैडर को यहाँ पे नट बोल्ट से अच्छा से टाई ऑफ करते हैं, ताकि वो जो है ना, नट बोल्ट से टाई ऑफ करने से क्या होता है, अब जो है ना, उस पे कोई भी चढ़ सकता है, कोई भी उतर सकता है, यहाँ पे किसी को पकड़ने वाला आदमी को दरकार नहीं है। नो वन इज रिक्वायर्ड टू टू होल्ड द लैडर। लैडर को होल्ड करने वाला कोई आदमी दरकार नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको टाई ऑफ कर दिया गया है स्कैफोल्ड के साथ, अच्छा से ऐसा बांध दिया गया है, नट बोल्ट से टाइट कर दिया गया है कि अब वो उसी का पार्ट बन गया, अब उसमें चढ़ने उतरने में कोई हजार्ड नहीं है।
तो ये होता है कि अगर स्कैफोल्ड को टाई ऑफ नहीं किया, तो अगर टाई ऑफ नहीं है स्कैफोल्ड, तो क्या हो जाएगा, उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस रहता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ते हैं तो वो है सेवेरिटी फोर, सीरियस, सीरियस हजार्ड, इसको बोलते हैं सेवेरिटी फोर, यानी कि 4 नंबर देते हैं इसको, क्योंकि ये सीरियस नेचर ऑफ हजार्ड है। इसमें एग्जांपल में आता है, सबसे पहले देखो, इनकम्प्लीट स्कैफोल्ड, जैसे हम लोग पीछे में पढ़े उसको सेवरिटी 3 दे रहे थे, उसको सेवरिटी 4 भी दिया जाता है। क्यों? नेचर ऑफ वर्क से। अगर हमारा देखते हैं नीचे में, अगर जहां आदमी गिरता है वहां पे ज्यादा डेंजरस एरिया है, तो क्या हो जाएगा उसको सेवरिटी 4, क्योंकि वहां से गिरने के बाद उसको क्या होता है, हैवी इंजरी हो सकता है। तो इनकम्प्लीट स्कैफोल्ड जो पिछला एग्जांपल दिए वही एग्जांपल यहाँ पे है, कंप्लीट स्कैफोल्ड नहीं रहा तो सेवरिटी 4 दे देंगे। इनकम्प्लीट बैरिकेड, इनकम्प्लीट बैरिकेड, मान लो यहाँ पे क्या होगा, हम देखते हैं यहाँ पे एक एक्सकवेशन करें, गड्ढा खोदा हुआ है, ठीक है। अब हमारे रूल के हिसाब से क्या होगा कि हमको यहाँ पे क्या करना होगा, इसको बैरिकेड करना होगा, चारों तरफ से बैरिकेड करना होगा। यहाँ पे हमको साइन बोर्ड लगाना होगा, यहाँ पे साइन बोर्ड लगाना होगा, तो ताकि कोई भी अंधेरा में आकर के इसके अंदर आके गिर ना जाए स्कैफोल्ड में। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो हम देखते हैं बैरिकेशन जो होता है इनकम्प्लीट है, अगर हम बैरिकेड नहीं करते उसको, चारों तरफ से बैरिकेड नहीं करते हैं, तो चांसेस है कि कोई भी आके फटाक से अंदर गिर जाएगा, या कोई गाड़ी लेके आ रहा फटाक से गिर जाएगा। आप देखे होगा ना हाईवे पे कहीं पे अगर खुदाई का काम चल रहा है, जैसे L&T कंपनी क्या करता है, रोड मेंटेनेंस का काम लेती है। तो L&T कंपनी को जहां जहाँ पे रोड मेंटेनेंस का काम चल रहा है या रोड बनाने का काम चल रहा है, वहां पे देखोगे उसको क्या करता है, बैरिकेड कर देगा, उस एरिया को क्या करता है, चारों तरफ से बैरिकेड कर देगा, और यहाँ पे साइन बोर्ड लगा देगा कि ये है ना, अब आपको अल्टरनेट डाइवर्सन दे देगा, यानी कि यहाँ पे आपको बोर्ड में दिखा देगा आप इधर से जाएं, आपका डाइवर्शन दे दिया कि आपको इधर से जाना होगा, इधर से जाना नहीं होगा। ये क्यों कर रहे हैं बैरिकेशन, क्योंकि आदमी का किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, इस रीजन से। दूसरा हम लोग देखते हैं कि सिर्फ एक्सकवेशन के लिए नहीं होता है, मेंटेनेंस वर्क के लिए भी होता है, ठीक है। रोड पे कहीं पे मेंटेनेंस का काम चल रहा, कुछ भी रोड का रिपेयर हो रहा, समझो ये हमारा रोड है, यहाँ पे हमारा रिपेयर का काम चल रहा, यहाँ पे हमारा रोड का रिपेयर का काम चल रहा, तो क्या करेगा, यहाँ पे एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा देगा, ठीक है। यहाँ साइन बोर्ड लगा देगा, आदमी जो भी आएगा देखेगा यहाँ पे रिपेयर का काम चल रहा, और इसको क्या करेगा, इसको इसको बैरिकेड कर देगा, इस एरिया को क्या करेगा, बैरिकेड कर देगा। मतलब कि क्या हो गया, जिसको भी आप एक्सेस हो गया वो इस एरिया से नहीं जाएगा, बल्कि वो डाइवर्जन ले लेगा, डाइवर्जन ले लेगा, ये इधर से चला जाएगा, जाने का रास्ता है तो, या फिर वो इधर से चला जाएगा। इसको बोलते हैं बैरिकेशन। कोई भी जहाँ पे हमारा मेंटेनेंस का काम होता है, जहाँ हैजार्ड होता है, उसको क्या करना होगा, बैरिकेड करना रहता है। तो इनकम्प्लीट बैरिकेड, अगर इसको बैरिकेशन नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा वहां पे, इसलिए बैरिकेशन देना जरूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इनएडिक्वेट फॉल प्रोटेक्शन। इनएडिक्वेट फॉल प्रोटेक्शन, यानी कि फॉल प्रोटेक्शन हमारा क्या सफिशियंट नहीं है। अगर सफिशियंट फॉल प्रोटेक्शन नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, हजार्ड हो सकता है। जैसे हमारा हम बता आगे फॉल प्रोटेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, फॉल प्रोटेक्शन, तो उसका आपको पूरा सफिशियंट पता चलेगा, क्या सफिशियंट है क्या अनसफिशियंट है। इनएडिक्वेट मतलब देखो, इनसफिशियंट में क्या होता है, एक आदमी काम कर रहा, ठीक है, एक आदमी इस हाइट पे काम कर रहा, ये हमारा स्कैफोल्ड बना हुआ है, ये स्कैफोल्ड बना हुआ है, और जो है ना इस आदमी स्कैफोल्ड के ऊपर एक आदमी रह करके ऊंचाई पे काम कर रहा। अरे स्कैफोल्ड में हमारा क्या है, ये हमारा उसको गार्डिंग के लिए साइड में लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है, इसको लगाने का मकसद ये है कि कोई भी आदमी जब काम करे तो इसको बाहर ना गिर जाए, इससे बाहर ना गिर जाए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, चढ़ने के लिए एक तो बैरिकेशन दिया होता है, ये हमारा लैडर है, ये हमारा लैडर है समझो, चढ़ने के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो काम हो रहा है, यहाँ पे जो आदमी काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, और यहाँ पे उसका साइट है काम करने का, ऊपर में ये कोई साइट है जहाँ पे उसको काम करना है, बिल्कुल करीब, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल करीब है, वो हाथ से आराम से कर सकता है। अब हमको देखना है इस आदमी का फॉल प्रोटेक्शन के लिए इसको क्या करना होगा, सेफ्टी बेल्ट लगाना होगा, सेफ्टी बेल्ट को यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे टाई अप करना होगा, इसके साथ यहाँ पे टाई अप करना होगा सेफ्टी बेल्ट को, ताकि अगर वो गिरता है आदमी तो यहाँ पे लटक जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा, वो क्या करेगा, लटक जाएगा। इसीलिए जो है ना 100% टाई अप में क्या होता है, दो ठो सेफ्टी बेल्ट का दो ठो टाई अप पॉइंट होता है, इसको करना रहता है। ठीक है। ओके, तो ये उसको क्या होता है, टाई ऑफ करना होता है, इसको बोलते हैं
इनएडिक्वेट फॉल प्रोटेक्शन, और भी बहुत सारा फॉल प्रोटेक्शन में होता है। फॉल प्रोटेक्शन में क्या, नो वन प्रेजेंट, अगर हम कोई फॉल प्रोटेक्शन का नहीं लेते हैं सही से, तो आदमी के गिर करके क्या हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। इनएडिक्वेट लॉकआउट प्रोसीजर, लॉकआउट प्रोसीजर हम बताए थे आपको कि कहीं पे हमारा लॉकआउट नहीं किया होगा, एनर्जी सोर्स है, कहीं पे पावर लाइन है, या फिर क्या ना कोई पावर लाइन हो गया, हाई प्रेशर लाइन हो गया, पावर लाइन हो गया, उसी तरह से दूसरा सप्लाई लाइन है, तो उसको लॉकआउट का प्रोसीजर अगर उसके अंदर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हजार्ड हो जाएगा। तो इस तरह के हम लोग सेवरिटी 4 देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ तक ही रहेगा। आज हम रिकॉर्डिंग जो है ना पॉज कर दे रहे हैं। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसमें आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं।